और अब खबरें विस्तार के साथ देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। भारी हंगामे के बीच ध्वनिमत से ये बिल पास हो गया है। इस बिल पर 2 दिन चर्चा चली। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बिल पर चर्चा का जवाब दिया और फिर इसे पारित किए जाने के लिए पेश किया। इस बीच दोनों सदनों में जमकर हंगामे और नारेबाजी का नजारा देखने को मिला। स्पीकर ने लोकसभा कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। आज लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में राहुल के भाषण के दौरान कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बिल पर चर्चा के दौरान कुछ ऐसी बातें कहीं जिन पर हंगामा खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। फिर कहा कि गृह मंत्री ने दिल्ली में छात्रों पर फायरिंग का आदेश दिया। इसको लेकर सत्ता पक्ष ने जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और स्पीकर ओम बिरला ने कई बार टोका और संसदीय नियमों का हवाला दिया। लोकसभा स्पीकर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपील पर इन शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटा दिया। वहीं राहुल गांधी ने छात्रों पर फायरिंग का सवाल उठाते हुए इस बात के लिए भी सरकार को घेरा कि आखिर गृह मंत्री संसद में बहस के दौरान मौजूद क्यों नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए आरोप लगा दिया कि उन्होंने फायरिंग करने का आदेश दिया। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. Speaker sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. The shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. वही राहुल गांधी ने के आरोप पर जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहली बात तो छात्रों पर गोली चली नहीं। जहां तक आदेश की बात है तो कहीं भी गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट का होता है, किसी मंत्री का नहीं। नेता प्रतिपक्ष एलओपी जी के व्यवहार पर उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूंगा कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। पेपर लीक बिल और छात्रों के प्रोटेस्ट पर हुए एक्शन को लेकर राज्यसभा में भी आज कार्रवाई शुरू होते ही जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, जिसके बाद जेपी नड्डा और खड़गे के बीच राज्यसभा में बहस भी देखने को मिली। जो बेटा ने यहाँ पर उठाया मुद्दा, ये बहुत शर्मनाक है कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के अगर सीबीआई के लोग घुस के जाते हैं, उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, पीपल आर नॉट सेफ। Therefore, I request you, people who have gone there unauthorized, they should be punished. Why they have gone? Who are they? Who ordered them? You ask your people to sit in there. No, I'm asking, who asked them to go there? Friend John Bitas has said, this is a very normal law and order situation that we have to understand. I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Bitas, it is a normal situation. A student activist has to face
police had to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. They are trying to sensationalize. It is a normal law and order activity which the police undertakes, and any student activist who wants to do activism should face this. तो काफी ज्यादा हंगामा रहा सदन में और दोनों तरफ से ही, और इधर सदन के बाहर या संसद के बाहर परिसर में भी समाजवादी पार्टी के सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी अयोध्या के राम मंदिर में कथित करोड़ों रुपए के चंदे में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर चढ़ावा चोरी के आरोप लगा दिए। श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो संसद में राहुल के बयान पर आज भयंकर घमासान मचा और आज आवाज अड्डा में भी इसी पर होगी एक जोरदार चर्चा। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर राहुल का बयान, संसद में घमासान। अब कुछ और खबरें। डिजिटल अरेस्ट और डीप फेक से निपटने के लिए सरकार नया कानून ला सकती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि संसद के इसी सत्र में बिल लाया जा सकता है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। सुप्रीम कोर्ट डिजिटल अरेस्ट से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिजिटल अरेस्ट एक घिनौना अपराध है, इसके जरिए बुजुर्गों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट में काफी सारे एलिमेंट शामिल हैं। डिजिटल अरेस्ट के अंदर रोबरी के साथ साथ एक्सटोर्शन और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज क्राइम का भी एंगल शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि जो मौजूदा कानून है वो इससे निपटने में सक्षम नहीं है, तो इसके लिए एक नया कानून लाए जाने की जरूरत है। तो इस पर सरकार ने कहा कि सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। डिजिटल अरेस्ट के ऊपर एक नया कानून सरकार जिस पर काफी विचार विमर्श चल रहा है और बहुत जल्दी इसको मॉनसून सेशन के अंदर ही इसको पार्लियामेंट के अंदर लाया जा सकता है। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके जरिए बहुत सारे लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, तो इसके अंदर बेल जो हाई कोर्ट्स है वो भी सुनिश्चित करे कि इसके अंदर बेल आसानी से ना मिले, सिर्फ चुनिंदा मामलों के अंदर ही बेल मिले। और इसके साथ साथ जो अगर डिजिटल अरेस्ट में शामिल व्यक्ति है उसकी संपत्ति को भी जब्त किया जाए। तो सरकार ने भी कहा कि इस मामले में हम बहुत जल्दी कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको लेकर के बिल पार्लियामेंट सेशन के अंदर आ सकता है। राइट, डीप फेक पे भी अब कानून लाएगी सरकार। इधर एयरपोर्ट इंफ्राएविएशन कारोबार में बड़े सुधार की तैयारी है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नीति आयोग के मेंबर राजीव गौबा की अगुवाई में बनी हाई लेवल कमेटी ने एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए टैरिफ तय करने की मौजूदा शर्तों में ढील देने की सिफारिश की है। साथ ही एयरपोर्ट के कमर्शियल फ्लोर प्लान के नियम आसान करने की भी वकालत की है। क्या है पूरी खबर जानने के लिए चलेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, ये बताएं कि एविएशन सेक्टर के लिए क्या कुछ बड़े बदलाव हैं जिनकी तैयारी है और इनसे क्या कुछ बदलने वाला है? देखिए, जब इन बदलाव की तैयारी का डिटेल में पढ़ रहा था कमेटी की रिपोर्ट, तो मुझे भी जानकर बड़ा आश्चर्य लगा कि एयरपोर्ट पे कौन सी एयरलाइंस कितने घंटे पार्क रहेगी, लैंड करेगी, उसके जो चार्जेस होंगे वो एयरपोर्ट डेवलपर तय नहीं करते हैं, वो एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है वो तय करती है। इतना ही नहीं, पैसेंजर से कितने फी वसूला जाएगा वो भी वही तय करती है। छोटी छोटी चीज़ें वो डेवलपमेंट अथॉरिटी तय करती है। तो एयरपोर्ट डेवलपर के हाथ में बहुत कुछ होता नहीं है। तो अब यहाँ पे कमेटी ने, जो राजीव गौबा के अगुवाई में कमेटी है, उसने इस पूरी व्यवस्था में बदलाव करने की सिफारिश की है। कहा है कि ये जो अथॉरिटी है हर एक आइटम वाइज टैरिफ ना तय करे, वो 3 अलग अलग सब हेड बताया है कि इस सब हेड के तहत आप एक टैरिफ तय कर दीजिए और बाकी एयरपोर्ट ऑपरेटर के ऊपर छोड़ दीजिए, वो अपने हिसाब से जहां फायदेमंद दिखे वहां पे टैरिफ कम करे, जहां फायदा दिखे वहां पे टैरिफ घटाए या बढ़ाए। तो ये एक बड़ी सिफारिश की गई है। दूसरी एक और चीज मुझे भी जानकर आश्चर्य लगा, एक चीज और, कि एयरपोर्ट पर जब आप जाते हैं तो अलग अलग दुकानें देख रहे होते हैं। हर एक दुकान के खोलने से पहले उस दुकानदार को जा करके लाइसेंस लेना पड़ता है, मंजूरी लेनी पड़ती है सिक्योरिटी एजेंसी से।
अब ये एक अपने आप में बहुत कह सकते हैं पेचीदा काम होता है। तो उसमें ये कहा गया है, सिफारिश की गई कि एक फ्लोर का प्लान अप्रूव कर दे पहले सिक्योरिटी एजेंसी, उसके बाद बाकी कौन सी दुकान कितनी बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, वो सारा कुछ एयरपोर्ट डेवलपर के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो ये भी एक बड़ी सिफारिश की गई है। इन सब का फायदा ये होगा कि एविएशन सेक्टर में, एयरपोर्ट सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश आएंगे, काम करना काफी ज्यादा आसान होगा। एक चीज और, चूंकि आप रियल एस्टेट सेक्टर जुड़े हो विपिन जी, एयरपोर्ट के आसपास आप देखते होंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती होगी। आपको पता है उन बिल्डिंग को एयरपोर्ट के पास बनाने के लिए हाइट कितनी रखी जाएगी, उसकी मंजूरी के लिए जो आवेदन दिए जाते हैं उस पर करीब 12 से 15 महीने लग जाता है आवेदन को मंजूरी देने में। अब से कमेटी ने कहा कि ऐसा मत करिए, ऑटोमेटेड लाइसेंस की व्यवस्था कर दीजिए। हमने आवेदन देकर बता दिया इतनी हाइट हमारी बिल्डिंग की रहेगी, अगर तय शर्तों के मुताबिक तो अपने आप लाइसेंस मान लिया जाए। तो इस तरह कई सारी सिफारिशें कमेटी ने की है और हर सिफारिश को लागू करने की एक समय सीमा तय की है। जी, तो बड़े बदलाव की तैयारियां यहाँ पर। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस अपडेट के लिए। इधर अहमदाबाद प्लेन हादसे में फ्यूल स्विच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। सरकार ने आज संसद में ये जानकारी दी है, लेकिन अभी जांच पूरी नहीं हुई है। एक सवाल के जवाब में सिविल एविएशन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये लिखित जवाब दिया। सरकार ने क्या कहा है, इसका पूरा डिटेल बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। जी, एयर इंडिया दुर्घटना का कारण क्या था, उसकी जांच अब तक कहां पहुंची हुई है, उसको लेकर सरकार की तरफ से संसद को कुछ क्लैरिटी दी गई है। सरकार ने संसद को बताया है कि जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है और जो उसका पूरा लॉकिंग मैकेनिज्म है उसकी जांच की गई और उसमें किसी भी तरह की कोई असामान्यता नहीं पाई गई। सरकार ने डीजीसीए ने जो एआईबी है, इन्होंने सिएटल में जाकर ओईएम के साथ इस पूरी जो फ्यूल स्विच है उसकी पूरी जांच की और उसमें किसी तरह का कोई इरेगुलर जो है चीज़ें नहीं पाई गई हैं। लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि जो पूरा थ्रस्ट कंट्रोल मॉड्यूल है उसकी जांच अभी भी की जा रही है और इस पूरे मामले में क्लैरिटी तभी मिलेगी जब ये जांच पूरी हो जाएगी। लेकिन इसलिए है क्योंकि जब से ये जांच शुरू हुई है तब से फ्यूल कंट्रोल स्विच जो है वो जांच के घेरे में है, उस पर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे। तो अब थोड़ी सी क्लैरिटी आई है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच में किसी भी तरह की असामान्यता नहीं है। हालांकि जो जांच है वो अभी भी जो है वो जारी रहेगी। वहीं सरकार का ये भी कहना है कि हादसे में कोई देरी नहीं हो रही है। इस तरह के बड़े विमान हादसों में जो है कोई समय सीमा पहले से तय नहीं की जा सकती कि अभी ही ये जाँच पूरी की जाएगी। लेकिन सरकार की कोशिश है कि वो अक्टूबर तक जो है वो एक नतीजे पर पहुँचे और एक बार जाँच पूरी हो जाएगी तो फिर इसे एआईबी की जो वेबसाइट है उस पर डाल दिया जाएगा, इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो दो महत्वपूर्ण कारण माने जा रहे थे, एक फ्यूल स्विच और दूसरा ह्यूमन एरर, तो फ्यूल स्विच को लेकर सरकार की तरफ से एक क्लैरिटी अब मिली है इस वक्त। जी, इंपॉर्टेंट अपडेट है इस मामले के लिए, लेकिन पूरी रिपोर्ट का, पूरी जांच रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया रोहन। क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है? 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जनाब आखिरी तारीख है। अगर आपने अगले 3 दिन में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको कई सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। क्या हो सकते हैं वो नुकसान, हम जानेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, तो अगर 3 दिन में रिटर्न नहीं गया, फाइल नहीं किया, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारी समस्याएं होंगी। पहले तो वो बात, अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर आपकी बिजनेस से कोई आमदनी नहीं है तो अगले 3 दिन यानी 31 जुलाई तक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लीजिए। अगर आपकी बिजनेस से कोई आमदनी है तब आपको 1 महीने का समय और मिलेगा 31 अगस्त तक। बिजनेस से आमदनी का मतलब ये हुआ कि अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन से आपकी आमदनी हो रही हो, अगर आपको इंट्राडे शेयर खरीद बेचने से आमदनी हो रही हो, ऐसे कोई बिजनेस आमदनी है तो आप अपना ITR 31 अगस्त तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौकरी से आमदनी है, बिजनेस आमदनी नहीं है, तो आपको 31 जुलाई यानी 3 दिन के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। मान लिया जाए आपने इनकम टैक्स रिटर्न 3 दिन के भीतर फाइल नहीं किया तो आप ये सोचते होंगे चलो 31 जुलाई के बाद फाइल कर देंगे, लेट फी दे देंगे। तो लेट फी कितना लगता है पता है आपको? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आपको लेट फी देना होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि लेट फी दे दी तो सारे नुकसान की भरपाई आपकी हो गई। लेट फी दे करके अब बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर देंगे, लेकिन एक और बड़ा नुकसान आपको होगा। अगर आपने पिछले कारोबारी साल में कोई आपको कैपिटल लॉस हुआ है, शेयर बेचने से नुकसान हुआ, घर बेचने से नुकसान हो, कोई भी कैपिटल लॉस हुआ है, तो आप उस लॉस को जो कैरी फॉरवर्ड करते थे यानी अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, जब कभी मुनाफा होगा उससे उसकी भरपाई कर देंगे। उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बड़ा नुकसान होता है समय पर रिटर्न फाइल नहीं करने का। वो 5,000 तो लेट फी तो लगेगा। एक और
और बड़ा नुकसान होता है। अगर आप चाहते हो कि रिटर्न फाइल करते हो तो अपना रिजीम हम चेंज कर दें तो वो भी नहीं होगा। 31 जुलाई के बाद आप लेट फी देकर रिटर्न तो फाइल कर देंगे, लेकिन आपको डिफॉल्ट जो रिजीम है, न्यू रिजीम, उसी के तहत आपको रिटर्न फाइल करना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके पास डेटा नहीं है, कई लोगों के पास होता है कि आंकड़े नहीं है, अभी रिटर्न फाइल करने के लिए तमाम जानकारी नहीं है, तो आप चाहें तो जैसे जानकारी उसी के आधार पर फाइल कर दें, बाद में आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं, उस पर आपको कोई लेट फी नहीं देनी पड़ेगी। तो कई सारी चीजें हैं, अगर आप लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। शानदार रही बाजार में, हमने चौतरफा खरीदारी देखी। मजबूत खरीदारी के दम पर बाजार पूरे दिन हरे निशान में कारोबार कर पाया। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद भी हुए। तो कैसा रहा पूरे बाजार का हाल, डिटेल में बता रही है रक्षा रावत। 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन और अगस्त सीरीज की शुरुआत आज से हुई। काफी दमदार शुरुआत हुई, चारों तरफ हमें हरियाली देखने को मिली। अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स करीब करीब 1% के गेन्स के साथ क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिली और करीब करीब 450 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली और इन्होंने भी आज बाजार का साथ अच्छे से दिया। सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर इंडिया विक्स में गिरावट आई और आईटी ने आज भी तूफान मचाया है, आज भी खरीदारी देखने को मिली और इसके अलावा मेटल सेक्टर में भी अच्छे खासे गेंस दिखाई दिए। अगर आज के कंट्रीब्यूटर्स की बात करें यानी निफ्टी 50 में बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल में काफी अच्छे गेंस दिखाई दिए, 5% से ज्यादा की तेजी के साथ ये शेयर बंद हुआ है। इसके अलावा एफएमसीजी काउंटर HUL यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली और आईटी पैक से इन्फोसिस यहाँ पर भी अच्छे खासे गेंस हमें देखने को मिले। इसके अलावा मेटल में तेजी थी तो वहां से हिंडाल्को में भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली और ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने आज निफ्टी को सपोर्ट किया। लेकिन आज चुनिंदा गिरावट कहां पर देखी गई, अदानी पोर्ट्स नतीजे आए और उसके बाद यहां पर गिरावट देखने को मिली और करीब करीब 3% ये शेयर फिसलकर बंद हुआ है। इसके अलावा M&M, ध्यान रहे कि कल नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से पहले आज स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली है, 1.5% फिसलकर बंद हुआ है। इसके अलावा पावर ग्रिड और आइशर मोटर यहाँ पर भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज कमाल किया, आईटी स्पेस ने लगातार तेजी देखने को मिली और आज भी तेजी कंटिन्यू रही। इंडेक्स की बात करें तो करीब करीब 9% भाग गया है 3 दिन में। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं यानी आईटी को लीड करने वाले काउंटर्स रहे हैं उनमें इन्फोसिस, LTM, TCS, HCL टेक, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने आईटी स्पेस को लगातार सपोर्ट किया है। लेकिन EMS स्पेस यहाँ पर भी आज काफी अच्छी रौनक नजर आई। केन्स टेक यहाँ पर देखिए आप करीब करीब 13% के गेंस यहाँ पर दिखाई दिए आज के सत्र में। इसके अलावा डिक्सन टेक, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और सरमा SGS यहाँ पर भी अच्छे खासे गेंस हमें देखने को मिले। तो ये सारे काउंटर थे जिन्होंने EMS स्पेस को सपोर्ट किया। तो आज के बाजार का पूरा मूड माहौल यानी अगस्त सीरीज की शुरुआत जो है काफी दमदार देखने को मिली। और अब कुछ खेल की दुनिया से खबरें। ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत शानदार प्रदर्शन लगातार कर रहा है। 5वें दिन भी भारत की झोली में 2 सिल्वर मेडल आ चुके हैं। गुलवीर सिंह पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में मेडल हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 10,000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता है। इधर महिला वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने 227 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारत के 3 मुक्केबाजों ने भी अपने मैच जीतकर मेडल पक्के कर लिए हैं। तीनों सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। हालांकि भारत कुल 12 मेडल के साथ मेडल टैली में एक पायदान नीचे खिसक गया है। भारत अब 9वें नंबर पर है। अब तक भारत ने 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। हाल के दिनों में फसाई और स्टेट FDAs ने फूड आउटलेट्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़े बड़े ब्रांड्स के फूड लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं। क्या हमारे फूड बिजनेस का असली चेहरा यही है? कैसा है? देखिए आज कंज्यूमर अड्डा में एक बड़ी चर्चा। खाने का कारोबार, भरोसे का बंटाधार 5:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।